जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। ये एक हाई यील्डिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के ज़रिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ की, जिसमें आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स की जो है एक सीरीज़ मिलेगी और आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। देखिए, 1960s के टाइम पे हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ H/V सीड्स चले थे, जिसके बाद में हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। इसी तरीके से ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और यहाँ पे आप कम पढ़ के अपने किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टाइप्स ऑफ रिट्स। तो देखिए, न्यायालय द्वारा जारी रिट के प्रकार हैं ये। न्यायालय मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आएगा और हाई कोर्ट भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा ये 5 प्रकार की जो है रिट्स जारी की जाती हैं। अलग अलग तरीके के इनके काम हैं, इनको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये रिट्स होती हैं, इनके नाम क्या होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखिए, पहली जो रिट है उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेबस कॉर्पस। आप इसको थोड़ा ध्यान दे लेंगे, जो हिंदी माध्यम के हैं वो हिंदी को अपना देख लेंगे और इंग्लिश को भी देखिए, देखना चाहिए, आपको कुछ चीज़ सीखने को भी मिलेगी। अगर आप हिंदी माध्यम से, तो इंग्लिश मीडियम को भी देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी जो अनुवाद है उसको भी देख सकते हैं। अगला जो रिट है वो है परमादेश रिट, इसको मैंडेमस कहा जाता है। थर्ड जो है प्रतिषेध रिट, इसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। और जो फोर्थ है वो है उत्प्रेक्षण लेख, जिसको रिट ऑफ सर्टियोरारी कहा जाता है। फिफ्थ जो रिट है आपकी वो है अधिकार पृच्छा, क्यो वारंटो इसको बोला जाता है। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इनके ये कौन से आर्टिकल्स में जो है इंक्लूडेड हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों संबंधित मूलाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है। तो देखिए, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसको बोला जाता है। ये जो आप शब्द देख रहे हैं संवैधानिक उपचार, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत ही, जो कि आर्टिकल 32 से 35 में इंक्लूडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी जाती हैं। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल रिलेटेड है वो है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट से जो रिलेटेड है वो है आर्टिकल 226। तो ये दोनों आर्टिकल आप बिल्कुल लिख लेंगे, इनको बिल्कुल याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। पूछ लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, या रिट जो है सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के पावर से ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है। इसी प्रकार हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 अनुच्छेद के तहत ही रिट्स को जारी करता है। अब देखिए, रिट मैंने आपको बता दी हैं। ये टाइप्स ऑफ रिट्स जो है बंदी प्रशिक्षण, ये आप देख लेंगे एक बार फिर से। इंग्लिश मीडियम के जो भी अगर पेरेंट्स हैं उनको दिक्कत हो रही है, तो आप इसको थोड़ा इंग्लिश में वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आर्टिकल 32 मैंने आपको बता दिया है और पार्ट 3 में ये इंक्लूडेड है। पार्ट 3 में जो है इंक्लूडेड है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट होते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है रिट्स को जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिट्स हैं, अलग अलग काम करती हैं ये। अब इनको देख लेते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का, जिसको हैबस कॉर्पस कहा जाता है। यह रिट उस अधिकारी अथॉरिटी के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर या डिटेन्ड कर रखता है। इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। तो देखिए, आपने सुना होगा कि विद इन टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही जो कोई भी जिसको डिटेन किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, उसको मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये रिट ऑफ कौन सी है, तो इसी को हैबस कॉर्पस कहा जाता है कि आपको जो है, जो भी आपने डिटेन किया है, व्यक्ति बंदी बनाया है, उसकी बॉडी को प्रस्तुत करना होता है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में अगर आपको ये लाइन आ जाए, ये लाइन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी मतलब जो भी बॉडी, जो भी शरीर, बेसिकली ये यहाँ पे शरीर का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली शरीर नहीं है, इसका मतलब है बंदी। जो भी बंदी आपने बनाया है, तो उसको जो है आपको प्रस्तुत करना पड़ता है किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का अनुपालन ये करता है। तो देखिए, इट इज़ फॉर द पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड, उसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है कहाँ पे, उसको जो है हमें मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, यू मे हैव द बॉडी।
अगर ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं लास्ट में, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। सेकंड जो है वो है मैंडेमस। मैंडेमस से क्या होता है, यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार, कोई कानूनी रास्ता न हो, प्राप्त न हो। तो देखिए इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के, ये सिविल बेसिकली कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी जो है अधिकारी है, उसके खिलाफ जो है किया जाता है। यह अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी जो कोर्ट है वो कमांड करता है किसको, किसी भी ट्रिब्यूनल को। ये देख लेंगे आप, किसी भी, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंडेमस जो है इज एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसको, लोअर कोर्ट को दिया जाता है या ट्रिब्यूनल को दिया जाता है या पब्लिक अथॉरिटी को दिया जाता है। ये तीन चीज़ें आप इस जो रिट है इसमें याद रखेंगे कि किसी भी लोअर कोर्ट को, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से तो लोअर होगा कि नहीं होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मान लीजिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया या किसी ट्रिब्यूनल को दिया या किसी पब्लिक अथॉरिटी को दिया कि वो जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो स्टैट्यूटरी या पब्लिक ड्यूटीज़ हैं, उनका निर्वहन करें। तो इस रिट को क्या कहा जाएगा, इस रिट को कहा जाएगा मैंडेमस। इसका जो शब्द है आप याद रखेंगे, वी कमांड। वी कमांड जो है इंपॉर्टेंट टर्म है इसका, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। और इसके बारे में देखिए, दिस रिट ऑफ कमांड इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन एनी गवर्नमेंट, कोर्ट, कॉर्पोरेशन, कोर्ट कॉर्पोरेशन का मतलब है जैसे ट्रिब्यूनल हो गए, तो ट्रिब्यूनल के लिए या पब्लिक अथॉरिटी के लिए वो अपनी पब्लिक ड्यूटी करने में फेल हो जाते हैं, तब उनके लिए ये जारी की जाती है वी कमांड। तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और उनको कमांड देता है कि भाई आप अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहे हो। अगला जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। देखिए प्रोहिबिशन का मतलब होता है बेसिकली प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब किसी चीज़ को रोकना। अब देख लेंगे इसको क्या है इसमें रिट में। तो यह रिट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो मतलब देखिए वही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके लिए की जाती है। और इस रिट में होता क्या है कि इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को अपनी आधारिकता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। तो मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक कोर्ट है और वो दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट का जो है फैसला ले रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ये देखिए ऐसे हो नहीं सकता ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो दायरा है वो डिस्ट्रिक्ट तक ही रहना चाहिए। इसको जो रोकता है वो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनको इस तरीके से कमांड दी जाती है कि भाई आपका जो दायरा है आप उसी में काम करें, इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिट को प्रोहिबिशन रिट या प्रतिषेध की रिट कहा जाता है। इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया जाता है। तो देखिए तीन चीज़ें इसमें हो गई हैं। एक तो बाहर आपको कार्य नहीं करना है, बाहर मतलब जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उससे बाहर नहीं जाना है आपको। दूसरा जो है, अगर आपने किसी केस पे काम किया है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी केस पे काम किया है, तो उसकी सारी जानकारी और उसका जो है जो वो मामला है उस पर जो है तुरंत कार्रवाई करने का जो है एक तरीके से सूचना उपलब्ध करानी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अंडर जैसे कि आपने देखा हो स्टे ऑर्डर आपने सुना होगा, तो स्टे ऑर्डर जो लगता है वो बेसिकली इसी रिट के थ्रू लगता है। आपने सुना होगा कि स्टे लग गया है, किसी भी ऑर्डर पे स्टे लग गया है, तो वो यही चीज़ होती है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड और टू स्टॉप एंड इट इज़ प्रॉपर्ली नोन एज स्टे ऑर्डर। तो आप ये चीज़ भी, ये शब्द जो है टर्म याद रखेंगे। स्टे ऑर्डर जो है रिलेटेड है प्रोहिबिशन से। स्टे का मतलब देखिए रुकना ही होता है एक तरीके से, और प्रोहिबिशन का मतलब ही रोकना होता है। तो इसको आप ऐसे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये रिट जो है इशू होती है लोअर कोर्ट्स और ए बॉडी ट्राइज टू ट्रांसग्रेस द लिमिट और पावर वेस्टेड इन इट। और बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सर्टियोरारी एक रिट होती है, वो हम देखेंगे, और फिर प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी में डिफरेंस को देखेंगे। तो देखिए पहले देख लेते हैं उत्प्रेक्षण लेख, जो सर्टियोरारी जो रिट है उसके बारे में। तो देखिए सर्टियोरारी रिट जो है वो है, यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ये भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है उनके विरुद्ध किया जाता है। प्रोहिबिशन भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के विरुद्ध ही किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यह रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय को भेजें। तो देखिए जो उनको निर्देश दिया जाता है, उनको कमांड दी जाती है
कि उनके पास जो भी संचित मुकदमे हैं, जो वो मुकदमे उनमें चलाए जा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको वरिष्ठ न्यायालय मतलब जो हाई कोर्ट है या उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भेजना होता है उनको। और उत्प्रेक्षण का मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे किसी मुकदमे प्रलेख की समीक्षा रिव्यू मात्र है। इस तात्पर्य नहीं कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध ही हो। तो देखिए इसका मतलब यह है कि जो सर्टियोरारी का बेसिकली क्या है, जो मुकदमे चल रहे हैं उनका रिव्यू करने के लिए एक तरीके से जानकारी मांगी जाती है। और इसमें प्रोहिबिशन की तरह क्या नहीं किया जाता, रोका नहीं जाता, स्टे ऑर्डर्स नहीं दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट में ऑर्डर बेसिकली मुकदमा चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, प्रोहिबिशन में क्या होगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे को रुकवा भी सकते हैं कि आप इसको रोक दीजिए, आप इसको बिल्कुल रोक दीजिए और इसकी जानकारी हमें दीजिए। तो ये सर्टियोरारी में नहीं होता है। सर्टियोरारी में बेसिकली एक रिव्यू करने के लिए या क्या निर्णय लिया गया है उसको रिव्यू के तौर पे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हैं सर्टियोरारी में। तो आप इसको देख सकते हैं। इसका अंतर यह है कि वाइल द रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द पेनेंस ऑफ प्रोसीडिंग, द रेट ऑफ सर्टियोरारी कैन बी रिस्टोर्ड टू ओनली आफ्टर द ऑर्डर और डिसीजन हैज बीन अनाउंस। तो देखिए जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन रिट तब भी लगाई जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जब कोई भी मुकदमा चल रहा हो, प्रीडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, जब कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो उसको स्टे करने के लिए, उसके स्टे ऑर्डर के लिए ये रिट लगाई जा सकती है प्रोहिबिशन की, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। जबकि सर्टियोरारी में क्या है, सर्टियोरारी में कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन ले लिया गया है उसके बाद में ही ये क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा इसको। तो ये बेसिकली सर्टियोरारी और प्रोहिबिशन में अंतर है। और ये जो रिट है ये किसी लीगल बॉडीज के को ही इशू की जाती है, को ही नहीं, मतलब इसका मतलब ऑनली नहीं है, मतलब ये की जाती हैं लीगल बॉडीज के खिलाफ ही, मतलब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट ही की जाती है। अब देखिए लास्ट जो है अधिकार प्रच्छा जो क्यू वारंटो है, ये भी इंपॉर्टेंट रिट है। इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी लोक पद पब्लिक पोस्ट पे बेसिकली बैठा हुआ है, धारण किया है और जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। मान लीजिए ये कोई इंसान ऐसा है, कोई भी जो पब्लिक पोस्ट है, पब्लिक पोस्ट पे कोई एक ऐसा व्यक्ति आके बैठ गया जो उसका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, जो उस ऑफिस को वो ग्रहण कर नहीं सकता है, तो उस केस में क्या लगेगी, उस केस में लगेगी क्यू वारंटो। इसके अलावा देखिए इस रिट द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे को वैधता की जांच करता है। क्यू वारंटो वारंट की जांच करता है कि आप किस वारंट से बैठे, आप किस अधिकार से इस सीट को ग्रहण कर रहे हो। आप जो है मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसे व्यक्ति को किसी पोस्ट पे क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है जो व्यक्ति उस पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। तो उस केस में अगर ये रिट इशू की जाती है तो आपको जवाब देना पड़ता है कि आप किस दायरे में, किस क्वालिफिकेशन के साथ, किस जो है बेसिकली किस जो है वारंट से आप इस पोस्ट को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो रिट है ये क्यू वारंटो कहलाती है। इसके अलावा देख लेते हैं थोड़ा सा और, यदि उसका दावा निराधार नॉट वेल फाउंडेड होता है तो उस पद से उसको निष्कासन कर दिया जाता है, तो उसको उस पद से जो है हटा दिया जाता है। और इस रिट के माध्यम से किसी लोक पदाधिकारी जो भी पब्लिक पोस्ट होती है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से रोका जाता है। तो ये काम भी इसमें होता है। और इसका जो टर्मोलॉजी है वो आप याद रखेंगे, बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट वारंट, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी क्या है कि आप भाई इस पोस्ट पे बैठ गए हैं, आप अपनी अथॉरिटी के बारे में बताइए, आप किस वारंट से बैठे हैं उस पे। तो ये सारी जो है ये क्यू वारंट में आता है। इट इज़ अ रिट इशूड विद अ व्यू टू रिस्टेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस टू विच इट इज़ नॉट एंटाइटल्ड। तो देखिए वो एंटाइटल्ड नहीं था लेकिन उसने फिर भी वो पब्लिक ऑफिस ग्रहण कर लिया। तो इस रिट के जरिए जो कोर्ट्स हैं वो उससे पूछेंगे कि आपने किस जो है वारंट से या किस बेसिकली किस पावर से इसको ग्रहण किया है। तो एक जो इम्पोर्टेंट रिट है ये भी। इसके बाद में देखिए ये इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है। अब देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज सेड टू बी गारंटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो देखिए वैवाहिक जो स्वतंत्रता है, वैवाहिक स्वतंत्रता, तो देखिए उसकी जो रिट है कौन सी है, सॉरी ये जो पर्सनल फ्रीडम है ये है दैहिक स्वतंत्रता, वैवाहिक स्वतंत्रता नहीं है, दैहिक स्वतंत्रता है। सॉरी इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर है हैबस कॉर्पस। तो अगर आप इसको सॉल्व कर पाए होंगे तो अच्छा है, आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट ए पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस
ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू बी होल्ड। तो देखिए उसने कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है और वो एंटाइटल्ड नहीं है, तो ये रिट इशू की जाएगी। इस रिट का नाम क्या है? इस रिट का नाम है क्यू वारंटो। इस रिट का नाम है क्यू वारंटो, अभी हमने देखा था। अगला जो क्वेश्चन है, तो देखिए जो फर्स्ट का आंसर है वो है हैबेस कॉर्पस, सी या थर्ड ऑप्शन, और सेकंड का है वो है क्यू वारंटो। अगला जो क्वेश्चन है वो है पावर टू इशू रिट हैज़ बीन एनवेसेज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बेसिकली क्या है कि ये जो फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसके तहत पावर टू इशू रिट होती है। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में जो है पावर दी गई है, और हाई कोर्ट में 226 में पावर दी गई है। आर्टिकल नंबर 226 में इसको पावर दी गई है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड टू फोर्स ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी। तो देखिए तो इसमें देखिए जो इसका जो आंसर होगा वो है मैंडेमस। इसमें मैंने एक आपको टर्म याद कराया था, वी कमांड। वी कमांड में क्या होता था, जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है इशू करता है रिट को कि पब्लिक जो अथॉरिटी है वो क्या करे, पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी परफॉर्म करे, तो ये वी कमांड में या मैंडेमस रिट में आता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन, वो है मैच द नेम्स। मैच करना है इसमें हैबेस कॉर्पस। तो देखिए टर्मोलॉजी एज इट इज़ आ जाती है, और यही सबसे निचोड़ है, इस वीडियो का निचोड़ है कि आपको टर्मोलॉजी याद करनी है। आर्टिकल जो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए 32 और 226 याद रखना है, और आपको ये जो है टर्म्स याद रखने हैं, और मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए किससे रिलेटेड है, आप वहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे। तो देखिए हैबेस कॉर्पस का क्या होगा, यू में हैव द बॉडी, जब मजिस्ट्रेट के सामने बॉडी को बंदी को प्रस्तुत किया जाता है। मैंडेमस में क्या होता है, वी कमांड। तो देखिए कोई भी स्टैट्यूटरी या जो है लीगल, बेसिकली जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी या पब्लिक ड्यूटी करनी होती है, तो वहाँ पे जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है वो कमांड देता है। तो ये मैंडेमस जो हो जाएगा वी कमांड से हो जाएगा। सर्टियोरारी क्या हो जाएगा, टू बी सर्टिफाइड। और क्यू वारंट क्या आ जाएगा, बाय व्हाट इज द अथॉरिटी, बाय व्हाट वारंट या व्हाट इज द अथॉरिटी, ये शब्द आएंगे तो क्यू वारंट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ए का जो है सी है, टू का जो है मैंडेमस का ए है, और सी का जो क्या है डी है, और फोर्थ का बी है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर पाए हैं आप वीडियो देख के, तो आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को फिर से एक दो बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, एक तो ये चीज़ जो टर्मोलॉजीज़ हैं ये बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको, और आर्टिकल याद होना चाहिए कि आर्टिकल 32 रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट की जो रिट देने की पावर है, और आर्टिकल 226 जो है उसकी जो पावर है वो हाई कोर्ट की पावर है इस आर्टिकल के तहत। अब देखिए एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रिट्स के मामले में या आर्टिकल 32 या जो 26 की हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तभी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तभी रिट जारी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट और अन्य चीज़ें हैं, अन्य जो भी वायलेशंस हुए हैं उनके खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है। तो इस मामले में रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, हाई कोर्ट की जो पावर है रिट जारी करने के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के दायरे में ही रिट्स को जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है बेसिकली और चीज़ों में भी रिट जारी कर सकता है। तो इसी के साथ में दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, और ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स रहेंगे, इसका मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप वहाँ पे इनको जाके देख सकते हैं। कोई अगर आपकी फीडबैक है या क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में धन्यवाद, आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, इस बार सिलेक्शन बिल्कुल लेना है। थैंक यू।